यहाँ पे सब टोटल लगाते हुए यूजली जब फिल्टर के बाद अगर सब टोटल लगाएं तो एक गलती लोग कर जाते हैं। वो गलती ये होती है कि जब मैंने अभी जब टोटल लगाया तो इस वक्त जो मेरा सम लगा है वो 4D475 से लगा, तो मैं बैंक अकाउंट नेम को उठा के कॉलम में डालता हूँ। तो अब जिस पार्टी का भी जिस बैंक अकाउंट में है, बैंक अकाउंट्स के कॉलम बन गए हैं, इसमें 4 बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं इस पूरे डाटे में, तो वो 4 कॉलम बन गए हैं। पार्टी की जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है पहले उसका टोटल आ रहा है वहाँ पे, और आगे जाके उस पार्टी का टोटल भी आ रहा है। अच्छा, हम किसी स्पेसिफाइड एरिया को सेलेक्ट करके जब उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इस वक्त इसका नाम C3 आ रहा है, हम इस एरिया का नाम रख देते हैं उमर। तो मैं इस एरिया को कहीं पे रेफ़र करना होगा तो मेरे पास सब 2 ऑप्शन होंगी। एक्सेल जो है ओपन करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। आप विंडोज़ का बटन दबाएँ, एक्सेल लिखें तो आपके पास एक्सेल का ऑटोमेटिकली आ जाता है। प्लस अगर आपके पास कहीं आइकन है, शॉर्टकट बनाया हुआ है, वहाँ से आ जाता है। अगर आपने पिन की हुई है नीचे, आप वहाँ से डायरेक्ट खोलेंगे तब भी आपके पास आ जाएगा। मेरे पास एक्सेल 2019 है, मैंने भी वो खोला है। ये हमारी थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है, तो मैं बहुत बेसिक बातें अक्सर या तो बिल्कुल हल्की सी बता के निकल जाऊँगा या फिर स्किप आउट कर जाऊँगा। ठीक है, तो अभी हम ब्लैंक वर्कबुक्स खोलते हैं। 2006 से पीछे तक जब एक्सेल थी उसमें 65,000 रोज़ हुआ करती थी। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में जब डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसी लेवल पे ही उसको एक्सट्रैक्ट करता है और 65,000 के बाद एक नई शीट डेवलप कर देता है। लेकिन अभी करंटली जो है वो 1 मिलियन प्लस आपकी जो है ना वो रोज़ इसकी हैं, और इसी तरह ये कोई 250-300 से ज़्यादा इसकी कॉलम्स हैं। ठीक है, जो कॉलम्स हैं हम जो ये एक आपकी एक्सेल शीट कहलाती है। आप मल्टीपल एक फ़ाइल के अंदर मल्टीपल शीट्स खोल सकते हैं। अभी जैसे ये शीट 1 है, ठीक है, हम इसको प्लस करें तो शीट 2, शीट 3 खोल सकते हैं। ये शीट्स आपस में भी इंटरलिंक्ड हो सकती हैं और इनकी लिंकिंग एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली लिंक डेवलप कर लेता है आपकी वो फ़ाइल जहाँ पे जिस फोल्डर में पड़ी हुई है। आप जब आप फॉर्मूला लगा रहे होते हैं आप उस फाइल में खोल के उसका लिंक लगा लेते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी, उसका लिंक डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं कि बेसिक एक डाटे से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको कुछ चीज़ों पे जो है ना जो मैंने दिखानी है उसकी तरफ ले आता हूँ। इसकी हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो ऊपर ये जो टैब अवेलेबल है ये हाइड भी हो जाता है और शो भी हो जाता है, और आपके तकरीबन सारे फार्मूलाज वगैरह भी और सारी जो काम की चीज़ें वो यहीं पे ही अवेलेबल हैं। इसमें मेन जो है वो होम है, होम के बाद इंसर्ट है, पेज लेआउट है, और इसी तरह सो ऑन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो यहाँ पे ये टैब्स ऐड हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी हम जब काम कर रहे होंगे तो कुछ टैब्स स्पेशली जैसे हम चार्ट बनाते हैं तो ऐड हो जाते हैं, पिवट टेबल बनाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो कुछ जगहों कुछ चीज़ों में ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी और हम वहाँ से वो चीज़ें पिक करके उसमें काम कर रहे होंगे। अच्छा, अभी जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं हम किसी सेल पे काम कर रहे होते हैं, और सेल जो है ना हमेशा कॉलम प्लस रो दोनों को मिला के होता है। जैसे इस वक्त अगर ये मेरा सिलेक्टेड सेल है, ये B3 है क्योंकि ये कॉलम B में और रो 3 में है, तो इसका नाम भी लेफ़्ट साइड पे आ रहा होगा ऊपर B3। ठीक है, अच्छा, हम किसी स्पेसिफाइड एरिया को सेलेक्ट करके जब उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इस वक्त इसका नाम C3 आ रहा है, हम इस एरिया का नाम रख देते हैं उमर। तो मैं इस एरिया को कहीं पे रेफ़र करना होगा तो मेरे पास सब 2 ऑप्शंस होंगी जब मैं आगे फार्मूला वगैरह में चीज़ों में यूज़ कराऊँगा। ईदर मैं खाली उमर का वर्ड यूज़ कर लूँ तो उसको पता चल जाएगा कि उमर की रेंज जो है ना इस रेंज के अंदर ये डाटा है, या फिर मैं इसको खुद से पर्सनली सिलेक्ट कर लूँ तो वो उसको उमर कर देगा एग्जैक्ट उस एरिया को। ठीक है, तो वो हम वो सिलेक्शन भी कर सकते हैं और हम फिर उमर भी यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों में से कोई सी ऑप्शन ले सकते हैं। अभी हम एक फ़ाइल खोलते हैं और उस पर फिर हम काम शुरू करते हैं। एक रैंडम मैंने फ़ाइल खोल ली है, इसको मैंने अब सेव एज़ करना है ताकि मैं इस पर जो काम कर रहा हूँ वो जहाँ पे ये पड़ी है वहाँ पे ना हो। तो मैं होम पे आया हूँ, फ़ाइल के बाद सेव एज़ में मैं ब्राउज़ करूँगा, इसको मैं जहाँ पे रखना चाह रहा हूँ मैं इसको पाथ दे दूँगा तो वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर लूँगा। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में मैं एक एक्सेल ट्रेनिंग के अंदर, अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिस फॉर्मेट में ये सेव कर सकता है। ये फ़ाइल ऑलरेडी क्योंकि जो पहले की बनी हुई थी तो वो 97 से 2003 वाली वर्कबुक
कि फोर्स में थी, उस फॉर्मेट में थी, तो वो आ रहा है। मैं इसको एक्सेल वर्कबुक में इस वक्त कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्सेल वर्कबुक जो है ये XLSX एक्सटेंशन के साथ फ़ाइल बनती है और ये फ़ाइल छोटी होती है और ये 2003 ऑनवर्ड जो डिवीजन्स है ना उनमें खुलती है, 2006 में, 9 में, 13 में, 16 में, उनमें खुलेगी। ठीक है, जो आपकी अगली फाइल्स होंगी ना ये XLSX, ये पुराना अगर आपके पास एक्सेल है, 2003 का एक्सेल है या 97 का एक्सेल है, उसमें नहीं खुलती। ठीक है, तो आपको कन्वर्टर चाहिए होते हैं, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर वो आपके पास खुलती है। उनका साइज़ बड़ा होता है और उनमें वो रोज़ जो मैंने आपको बताया था 65,000 रोज़ वाला प्रॉब्लम भी होता है। अभी मैंने इसको एक्सेल वर्कबुक में कन्वर्ट कर लिया है और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस डाटे में देखिएगा, इस डाटे में कुछ मेरे एक मेरे ऊपर हेडिंग्स हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं और इसके ऊपर हेडिंग है। और अब मैं इस डाटे के साथ ये करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वेंडर नेम है, वेंडर नेम वाइज मुझे टोटल पता चल जाए कि जी हर वेंडर का कितना टोटल आ रहा है। टोटल से मुराद है ये इसकी अमाउंट आ रही है, इस अमाउंट का मैं टोटल चाह रहा हूँ कि मुझे वेंडर वाइज मिल जाए। तो मुझे अगर ये काम करना है तो इसके लिए मैं वेंडर वाइज करने के लिए एक बड़ा आसान सा टूल है जिसे हम कहते हैं पिवट टेबल। इसमें हम डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, जो भी हम करके देखते हैं। मैं इस डाटे से आपको थोड़ा फेमिलाइज़ कर लूँ। इसमें वेंडर नेम है, वेंडर साइट है, पेमेंट डेट है, डॉक्यूमेंट नंबर है, बैंक अकाउंट नेम है, बैंक नंबर है, अमाउंट है। अभी हम इतना ही डाटा ये यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिवट लगाने के लिए मैं आऊँगा इंसर्ट में। इंसर्ट में ये मेरे पास पिवट है, मैं यहाँ पे पिवट पे सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो नज़र आ रहा है डाटा, उस डाटे में जो मैक्सिमम उसकी सिलेक्शन हो सकती है वो उतना पोर्शन सेलेक्ट कर रहा है। यानी कि वो शीट 1 में अगर आप इसमें देखें तो A1 से लेके AD 722 तक उसने डाटा सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं अगर स्क्रॉल करूँ, A1 तो आपको ये नज़र आ रहा है वेंडर नेम वाला फील्ड है। AD वाला सेलेक्ट करूँ तो ये मेरा इस डाटे का आखिरी कॉलम है AD, और 722 भी नीचे बॉटम पे लास्ट कॉलम होगा। अच्छा, अब 722 पे सिर्फ एक चीज़ है इस वक्त जो मुझे डाटा ये याद है, इसमें खाली टोटल लगा हुआ है, तो मुझे ये टोटल वाला फील्ड नहीं चाहिए क्योंकि इसके रेलिवेंट इस साइड पे रोज़ में कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको 721 कर देता हूँ कि ये डाटा पिक करें AD 721 तक। अच्छा, अब भी मैंने आपको बताया कि सेल का नाम हम लिखते हैं तो हम किस तरह लिखते हैं, कॉलम प्लस रो। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉलम प्लस रो के अलावा भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। किसी को आइडिया ये क्या है? डॉलर साइन है। ये क्या करता है डॉलर साइन? हाँ, अगर हमने कोई फिक्स करना हो डाटे को तो हम डॉलर का साइन यूज़ करते हैं। अच्छा, डॉलर का साइन यूज़ करने का है कि अगर आपने कॉलम को लॉक करना है, जैसे मेरा कॉलम पहले आता है ABC, मैं A को लॉक करना चाह रहा हूँ तो मैं कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगा दूँगा। और अगर मैं रो को लॉक करना चाह रहा हूँ तो मैं रो से पहले डॉलर का साइन लगा दूँगा। यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा कि दोनों से पहले डॉलर का साइन लगा हुआ है। वो ज़्यादा क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो A से भी पहले डॉलर लगा हुआ है, 1 से पहले भी डॉलर लगा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब वो डाटा पिक करता है तो वो इसको कर देता है ताकि आप जब डाटा मूव करें तो वो वहाँ पे ना हो। तो अभी इसको सिर्फ समझने के लिए आप बता रहा हूँ कि वो हम ये फार्मूला जब यूज़ करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि डॉलर कैसे यूज़ होता है। इसमें मैं जस्ट ओके कर रहा हूँ। अच्छा, ओके किया तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी कि आप जो पिवट बनाना चाह रहे हैं वो वहाँ पे ही किसी स्पेसिफिक जगह बनाना चाहते हैं कि न्यू शीट पे बनाना चाहते हैं। तो वो न्यू शीट पे सिलेक्टेड था, हम इन नई शीट पे आ गए। अच्छा, अब मुझे चाहिए, मेरी रोज़ में चाहिए मुझे वेंडर नेम, क्योंकि मैंने वेंडर नेम वाइज मुझे डाटा चाहिए था तो वेंडर नेम आ गया। इसके अलावा मुझे अमाउंट का सम चाहिए था तो मैं वैल्यूज़ में ले जाऊँगा अमाउंट को उठा के, और यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे सम कर सकता हूँ, काउंट कर सकता हूँ, एवरेज ले सकता हूँ, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट, मैं इस तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, कोई भी काम इनमें से कर सकता हूँ। मेरी अभी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सम चाहिए। ठीक है, तो मैं सम पे इसको ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त उस शीट में जितने डाटा जो सिलेक्ट हुआ था उसमें वेंडर वाइज ये सम आ गया। अच्छा, अब ये सम जो है ना मुझे पढ़े नहीं जा रहे, रीडेबल नहीं है। रीडेबल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, मैं B को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कॉमा स्टाइल में यहाँ से कॉमे पे क्लिक करूँगा तो इसे कॉमा स्टाइल में ले जाएगा, लेकिन वो इसको डॉलर साइन साथ लगा रहा है। मैं इसको कंट्रोल Z से इसको वापस रिवर्ट बैक कर रहा हूँ, कंट्रोल Z। मैं कंट्रोल 1 करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मेट सेल्स की ऑप्शन खुल जाती है।
इसमें बहुत सारी ऑप्शन हैं। आप अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं जो कि ऊपर सामने आपको नज़र आ रही थी ऊपर भी, वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। आप फॉन्ट चेंज करना चाहें जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहे थे, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आप बॉर्डर्स लगाना चाहें वो भी आपके पास ऊपर नज़र आ रहे थे, आप वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई कलर फिल करना चाहें जो कि ऊपर नज़र आ रहे थे आपके पास, आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। किसी वजह से आप कुछ प्रोटेक्शन वगैरह लगाना चाहते हैं जो कि हम एडवांस लेवल पे यूजली यूज़ करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। और मेन है कि जी आप उसका फॉर्मेट क्या रखना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट पे ले जाता हूँ, साइन मैं सिंबल इसका ख़त्म कर देता हूँ और मैं इसको डेसिमल प्लेसेस को भी 0 कर देता हूँ, 2 डेसिमल के बजाय 0 0 मुझे, ताकि वो हर फिगर के साथ नहीं तो 0 0 नज़र आएगा, वो फिगर कई दफ़ा मिसलीडिंग हो जाती है, बड़ी फिगर नज़र आ रही होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं है तो यूजली आप इसको राउंड 0 कर देते हैं। अब थोड़ा रीडेबल हो गई कि आपको पता चलता है थीक्यू फैसिलिटी का 3,17,000 है, अब्दुल अजीज़ का 3,11,000 है, और इसी तरह सो ऑन आपके पास ये सारे आ गए। और नीचे जाके उन्होंने ग्रैंड टोटल भी लगा दिया। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई काम कर रहे होंगे तो बहुत सारी मौक़ों पे ऐसे होगा कि आपके पास ऊपर टैब ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास देखें 2 टैब नए आ गए पिवट टेबल लगाने पे। एक पिवट एनालाइज के नाम से आ रहा है, एक डिज़ाइन के नाम से आ रहा है। डिज़ाइन में हम आते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन है सब टोटल लगाने का। इस वक्त मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है कि डू नॉट शो सब टोटल। अगर आप सब टोटल देखना चाहें तो आप अगर मुख्तलिफ काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आके सब टोटल लगा लें। आप कहें जी कि हर एक का मुझे जो है ना वो बॉटम पे सब टोटल लगाता जाए। जैसे मैं इसके साथ बैंक नेम भी ऐड कर देता हूँ रो में। अब हर रो के बाद वो हर जो वेंडर था, वेंडर के बाद उसके जितने बैंक्स लगे हुए हैं, इस केस में पहले केस में एक बैंक है तो एक बैंक अकाउंट आ रहा है, सेकंड केस में 2 बैंक हैं तो वो 2 आ रहे हैं। हर एक डाटा जैसे ही वो कंप्लीट हो रहा है, ये 2 रोज़, इसके बाद उसने सब टोटल भी लगा दिया, उनका टोटल भी वो बताता जा रहा है। कई दफ़ा ये होता है कि आप कहते हैं कि जी आपको ये टोटल नहीं चाहिए तो आप इसको डू नॉट शो सब टोटल्स कर देते हैं, तो नीचे टोटल गायब हो जाएगा, सब टोटल आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप ग्रैंड टोटल लगाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते। रिपोर्ट लेआउट आप क्या लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जी कॉम्पैक्ट नज़र आए। कॉम्पैक्ट में ये होता है कि ऊपर नीचे आपके पास डाटा आ जाएगा। आपके पास पहले वो सब पहला कॉलम आ रहा है, उसके बाद जो सेकंड कॉलम था वो उसी के नीचे ही आना शुरू हो गया, तो आपके पास एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आ गया। अगर आप चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैं टेबुलर फॉर्म में ही रखूं और मैं साथ इसको रिपीट ऑल आइटम लेबल्स कर लूं, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो वेंडर था वो पहले अगर 2 कॉलम थे, 2 आगे वैल्यूज़ आ रही थी तो 2 की बजाय यहाँ पे 1 आ रही थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा कहीं और ले जाके उसका एनालिसिस करना होगा तो मुझे हो सकता है कि सेकंड लाइन में भी वेंडर का नाम चाहिए हो। इंस्टेंट के मैं मैं जाके मैनुअली उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। ठीक है, वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। रिपीट होंगे तो अब मेरे पास जब मैं डाटा यहाँ से उठा के लेके जाऊँगा तो किसके अगर 3 अकाउंट हैं या 2 अकाउंट हैं तो उसका रिस्पेक्टिव वेंडर उसके साथ ही जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसको ख़त्म करना है। मैं चाहता हूँ जी बैंक अकाउंट वाइज मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको जस्ट अनटिक करूँगा तो ये हो जाएगा। मुझे अब एक और काम मैं चाहता हूँ कि जी मेरे बैंक अकाउंट वाइज कॉलम बन जाए, तो मैं बैंक अकाउंट नेम को उठा के कॉलम में डाल दूँगा। तो अब जिस पार्टी का भी जिस बैंक अकाउंट में है, बैंक अकाउंट्स के कॉलम बन गए। इसमें 4 बैंक अकाउंट्स यूज़ हुए हैं इस पूरे डाटे में, तो वो 4 कॉलम बन गए हैं। इस पार्टी की जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट हुई है पहले उसका टोटल आ रहा है वहाँ पे, और आगे जाके उस पार्टी का टोटल भी आ रहा है कि पूरी पेमेंट कितनी हुई है। ठीक है, तो आप ये डिफरेंट कॉलम भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं डेट का फ़िल्टर लगा लूँ, तो मैं डेट का कॉलम को फ़िल्टर्स में मेंशन कर दूँगा और मेरे पास यहाँ पे ऊपर फ़िल्टर आ जाएगा। मैं इस रिपोर्ट के ऊपर मल्टी सेलेक्ट करके मैं ये चाहता हूँ कि अगस्त को मैं एक्सक्लूड कर दूँ, तो मैं अगस्त एक्सक्लूड कर देता हूँ। जुलाई तक मुझे डाटा चाहिए था, अब ये मेरा डाटा जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, इवन दो कि मेरे पास जो ये नीचे डाटा आ रहा है इसमें भी मेरे पास फ़िल्टर की ऑप्शन है। इसमें भी मैं चाहूँ तो सेलेक्टेड पार्टी सिर्फ वो शो हो, बाकी ये मैं फ़िल्टर आउट कर दूँ। ठीक है, मैं इसको अनचेक करूँ, मैं कहूँ कि जी मुझे ये 3 पार्टी सिर्फ देखनी है, तो मेरे पास इन 3 पार्टीज़ का डाटा आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और अगर ख़त्म करना है, क्लियर करना है, तो मैं इसको क्लियर कर दूँगा तो वो सारा डाटा आ जाएगा। इसी तरह मैं बैंक अकाउंट भी अगर मैंने सेलेक्ट तो सारे किए थे, जब मैंने कॉलम में डाल दिया था तो उसने सारे सेलेक्ट कर लिए, लेकिन मुझे इस ओपनिंग अकाउंट को नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो वो अब रिस्पेक्टिव 3 अकाउंट्स का ही डाटा पिक करेगा। ठीक है, तो उनमें 3 में दिखाएगा और उसके बाद उसका टोटल लगाता रहेगा।
पिवट समझ आइए जी। ये डाटा को बेसिकली समराइज़ कर देता है, समराइज़ करने के लिए हेल्पफुल है। इसमें आप मुझे अगर ये सम लगाया हुआ है, मुझे सम की बजाय मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं वो ये लगा सकता हूँ। अब वो मैक्सिमम वैल्यू हर एक की मुझे उठा के दिखा रहा है कि जी किस किस पार्टी की कितनी कितनी मैक्सिमम वैल्यू है। मैं मिनिमम देखना चाहूँ तो मिनिमम देख सकता हूँ। मैं इस तरह के डिफरेंट काम कर सकता हूँ। अच्छा, मल्टी फ़िल्टर्स भी लग जाते हैं। अभी तो मैंने खाली एक फ़िल्टर लगाया ना पेमेंट डेट पे, मैं पेमेंट डेट के साथ कोई डॉक्यूमेंट नंबर्स का भी फ़िल्टर लगा लेता हूँ, तो मैं यहाँ से उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मल्टी फ़िल्टर्स लगा के आप डाटे को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको समराइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, पेमेंट समझ आती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी फार्मूलास कैसे यूज़ होते हैं। आपके पास अभी ये डाटा था शीट 1 में, मुझे इस पूरे कॉलम का टोटल चाहिए। अब मैं इस पूरे कॉलम का टोटल करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मूवमेंट के लिए आपको राइट लेफ़्ट करना होता है, सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट दबाएं, अप डाउन करते जाएं, वो सिलेक्शन हो जाती है। और अगर मुझे ओवर द डाटा पूरा ही मूव करना है तो मैं कंट्रोल का साथ बटन ऐड करके मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूँगा तो वो पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि आप यहाँ से चीज़ें अपनी शो करा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यूजली सम और एवरेज नज़र आ रहा होता है। अगर आप मिन मैक्स और चीज़ें देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो मैंने जब ये डाटा सेलेक्ट किया तो मुझे वो बता रहा है कि इसका सम जो है ना वो 336 मिलियन है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 15.5 है, मिनिमम 240 है, 720 टोटल काउंट है न्यूमेरिक का, वैसे काउंट 720 है और एवरेज इसका 467 है। तो ये भी डाटा है। लेकिन मुझे अगर ये किसी फील्ड में चाहिए कि आगे हो सकता है मैंने इसकी बेस पे कोई कैलकुलेशन करनी हो, तो मैं इसका क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम 2 रोज़ ऐड कर रहा हूँ, 2-3 रोज़ मैंने ऐड कर ली। अच्छा, ये रोज़ ऐड करने के लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इंसर्ट का बटन दबाएं तो आप यहाँ से रोज़ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम में भी आपने जब ऐड करना हो आप यहाँ से सर्ट करें तो आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कॉलम ऐड करने से मुझे याद आया कि अगर हम आपको एक चीज़ और बता दें, पिवट के लिए लाजमी है कि उसके डाटे में उसकी हेडिंग्स कंप्लीट हो, हर कॉलम की ऊपर हेडिंग हो, अदरवाइज़ पिवट जो है ना वो काम नहीं करता, एरर आउट दे देता है। अच्छा, अब मेरे पास ये डाटा पिवट का ही था, इस पर पिवट लगा हुआ है आगे, और मैंने यहाँ पे एक जो है ना वो कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ये करनी है कि मेरे पास कुछ चीज़ें USD में हैं, कुछ PKR में हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये अमाउंट है ना, ये अगर USD है तो USD के साथ मल्टीप्लायर, एक्सचेंज रेट के साथ मल्टीप्लाई होकर PKR की अमाउंट बन जाए, और अगर PKR वाली है तो एज इट इज़ आ जाए। तो मैं इसका फील्ड का नाम कर देता हूँ PKR अमाउंट। पहली बात, मैंने इसका नाम ऊपर हेडिंग कर दी PKR अमाउंट। अच्छा, अब मैं PKR अमाउंट अगर मैंने लगानी है तो मैं पहले डाटे पे मैं पहले लगाऊंगा फ़िल्टर। फ़िल्टर में आता हूँ, मैं इसमें फ़िल्टर लगा देता हूँ। अब ये सारे ऊपर कॉलम्स में फ़िल्टर लग गया। फ़िल्टर पे मैंने पहला काम ये किया कि अदर देन PKR मैंने सबको अनसेलेक्ट कर दिया, खाली PKR को सेलेक्ट कर दिया। अब एक्सचेंज रेट पे जो अदर देन PKR था वो खाली आ रहा था, सॉरी अदर देन PKR में वैल्यू आ रही थी, PKR खाली आ रहा था। इन सबको मैं 1 के साथ रिप्लेस कर दूँगा। 1 से रिप्लेस करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से नीचे तक सारी सिलेक्ट किया, ऑल्ट कॉलन किया। ऑल्ट कॉलन से ये होगा कि आपने जो सेलेक्टेड सेल्स है ना, सिर्फ जब मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे ही पेस्ट होगा, बिटवीन दैट सेल्स वो पेस्ट नहीं करेगा। जब मैंने डाटा सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद मैं कोई काम उस पर कर रहा हूँ तो मैं ऑल्ट और कॉलन का साइन दबाऊंगा तो वो जो सेलेक्टेड सेल्स है ना सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे, उनकी बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगी। तो मैं वहाँ से कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करूँगा तो बीच की वैल्यूज़ में वो पेस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सिलेक्टेड के ऊपर ही पेस्ट करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी कई दफ़ा होती हैं जब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं ना, तो वो बीच की वैल्यूज़ में जाके गिर जाती हैं, जो कि इस वक्त शो नहीं हो रही। अगर मेरा फ़िल्टर लगा हो इस वक्त, जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है, कुछ USD और PK वो जो थी पाउंड की फिगर्स हैं वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। जब मैं पेस्ट करूँगा तो उसमें भी वैल्यू चल जाएगी, तो उसमें वैल्यू ना जाए तो उसके लिए ऑल्ट कॉलन का सिलेक्शन होगी, तो उससे वो सामने वाली ही सिलेक्ट हो जाती है। इस पर मैंने एक तो लगा दिया 1 लगा दिया। अब मैं अगर फ़िल्टर ख़त्म करता हूँ करेंसी कोड का, तो तमाम करेंसीज़ में वैल्यूज़ आ गई एक्सचेंज रेट में।
मैं इधर एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेता हूँ, एंड में आके मैं देखता हूँ ब्लैंक में कोई है तो नहीं, ब्लैंक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा वेरीफाई भी मैंने कर लिया। क्लियर किया मैंने, इज इक्वल टू लगाया। इज इक्वल टू लगाने के बाद मैंने कहा जी ये अमाउंट मल्टीप्लाई के लिए मैंने, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टैरिक वाला, मल्टीप्लाई किया और मैंने दूसरे कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये वैल्यूज़ बेसिकली मेरी PKR की वैल्यूज़ बन जाएंगी। इसको मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया, अकाउंटिंग में आया, मैंने सिंबल ख़त्म किया और मैंने इसकी राउंड टू ज़ीरो भी ख़त्म करके इसको राउंड टू ज़ीरो कर दिया। तो ये मेरी वैल्यूज़ बन गई PKR की। ठीक है जी। अच्छा, मैं वापस आता हूँ पेमेंट में। अब यहाँ पे वो PKR नज़र ही नहीं आ रहा, PKR अमाउंट। इसके लिए मैंने यहाँ पे जहाँ पे पिवट बना हुआ है, यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक किया, रिफ्रेश का बटन किया, अब वो मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, मैंने वो अमाउंट जो पहले दी हुई थी इसको ख़त्म किया और PKR अमाउंट उठा के मैंने वैल्यूज़ में ले आया। तो अब ये PKR अमाउंट का सम लग गया। ठीक है, मैं वहाँ पे डाटा पे जब कोई चेंज करूँगा, मैंने यहाँ पे आके एक दफ़ा रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करूँगा तो वो डाटा में चेंज आएगा, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं आएगा, चाहे मैंने किसी रो में काम किया या किसी कॉलम में काम किया। ठीक है, कॉलम में काम दिखाना ज़रा ईजी होता है, तो मैंने इसलिए कॉलम में एक कॉलम ऐड करके आपको वहाँ से दिखा दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, जो हमारा डेटा है ये वाला, इसके अंदर जो आपने ये हेडिंग्स मेंशन होनी चाहिए। सो अगर हेडिंग्स के ऊपर एक होता टाइटल वगैरह जो लिखे होते हैं वो मेंशन हो डेटा के ऊपर, लाइक ये कंपनी, ये हेडिंग्स है, इसके ऊपर कंपनी का नाम। जी जी, वो अगर वो किसी एक आधी फील्ड पे होगा ना, तो जब आप यहाँ पे डाटा में कहीं पे भी क्लिक करके जब आप पेमेंट का बटन जाके दबाएंगे, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा इस एरिया को जो कंप्लीट एरिया है। नीचे वाला वो कंपनी के टाइटल को छोड़ देगा। कंपनी का टाइटल होगा, हो सकता है उस रिपोर्ट का कोई, जहाँ से हमने ये रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट की है उसके वो डेट रेंज होगी या कोई और चीज़ें भी होंगी, तो वो उस चीज़ को एक्सक्लूड कर देगा और आपकी मेन जो डाटा है उसको पिक कर लेगा। अगर किसी वजह से वो पिक ना भी करे तो आप मैनुअली भी, आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पे जैसे मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, पेवट में आता हूँ, तो यहाँ पे वो टेबल रेंज मुझे कह रहा है ना, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी रेंज खुद बता सकता हूँ। हो सकता है मेरी रेंज छोटी चाहिए, मैं सिर्फ इतना कर लूँगा, तो आप खुद अपनी रेंज बता सकते हैं। और ये दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा वो खुल जाएगा आपके पास। ठीक है, न्यू वर्क, ये था न्यू वर्कशीट में जो मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हुआ था न्यू वर्कशीट, आप वो भी कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग शीट का मतलब है इसी शीट में, मैं इसी शीट में बता सकता हूँ कि जी इस शीट में आके मैं साइड पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे बना दे, तो मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया है, अब वो मुझे यहाँ पे पिवट बना देगा। यहाँ जा सर एक हेडिंग के आगे सब हेडिंग्स हो, मतलब उस पे क्या करें, लाइक जैसे अब ये PKR अमाउंट है, अमाउंट की आगे बनी हो, दो कॉलम्स बने हो, इस तरह उनको आपको एक तरह का करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे जो आपकी बात से अंडरस्टैंडिंग हुई, आप कहते हैं कि यहाँ पे ये मर्ज हुआ है, ये अमाउंट है और यहाँ पे PKR है, इस तरह से कोई डाटा बना हुआ है। अब ये दो सेल्स में है और यहाँ आके एक एक सेल्स है, ये आपको एक तरह का इसको करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज तंग करेगा। और वर्टिकली ये दो हेडिंग्स हो, मतलब PKR के आगे नीचे दो हेडिंग्स हो, फॉर एग्जांपल एक रुपीस आगे पैसा, दो कॉलम बने, मतलब एक हेडिंग नीचे दो कॉलम बने, वही ऊपर से मर्ज हुआ ना। जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर यहाँ पे कॉलम ऐड करके इस कॉलम को, अमाउंट वाले कॉलम को उठा के पीछे ले आता हूँ और ऊपर कहता हूँ ये अमाउंट, जी ऐसे, ये ऐसे हो गया, और ये कहता हूँ ओरिजिनल अमाउंट या एक्चुअल अमाउंट, और ये अमाउंट दूसरी आ गई, तो ये आपको इसको एक तरह का करना पड़ेगा, पहले एक तरह का करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा वही PKR वाली अमाउंट बनाने जा रहा हूँ, PKR अमाउंट, लेकिन अब कुछ फार्मूला लगा के बनाऊँगा।
अच्छा, बेसिक फार्मूले तो आपको मुझे लगता है आते हैं सबको। जैसे मैं कोई भी फार्मूला शुरू करने लगा तो मैं इक्वल टू से भी शुरू कर सकता हूँ और मैं प्लस से भी शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, प्लस यूजली अगर जिसके पास न्यूमेरिक पैड बना हुआ है तो वहाँ पे प्लस अवेलेबल होता है, तो या वहीं से स्टार्ट कर लें तो इजी रहता है। ठीक है, मुझे अगर पहले 2 सेल्स को ऐड करना है तो मैं इन दोनों को प्लस लिख के ऐड करूँगा तो ये सम हो जाएगा। अगर मुझे पहले 2 को ऐड करना है और उसके बाद अगले को माइनस करना है तो मैं इसको यहाँ पे सेल में आके F2 का बटन दबाऊंगा तो वो फार्मूला शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माइनस और मैंने फिर अगले सेल माइनस कर दिया, सेलेक्ट किया, तो ये मेरा पहले 2 सेल ऐड हो रहे हैं और अगला माइनस हो रहा है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब फार्मूला में कोई भी ऐड करना है तो मैं F2 का बटन दबाऊंगा और यहाँ पे आके मैं जगह जी ये माइनस नहीं करना था, मुझे प्लस ही करना था, मैं इसको आके चेंज भी कर सकता हूँ, उसको प्लस कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है एक थर्ड वैल्यू जो कि यहाँ पे कहीं अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इसके ब्रैकेट लगाऊंगा मैथमेटिकल, क्योंकि सिस्टम क्या करता है, आप मैथमेटिकल जो आपके रूल्स हैं उसको फॉलो करता है, तो हमेशा वो मल्टीप्लाई पहले करता है और ऐड बाद में करता है। अगर मैं ये ब्रैकेट लगाए बगैर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो D10 की वैल्यू के साथ सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद फिर वो बाकी 2 में वैल्यू में ऐड कर देगा। तो इसके लिए आपको पहले ब्रैकेट्स लगाना है उसके इर्द गिर्द और फिर आप मल्टीप्लाई, आप ये सेल लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, उनके सम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा। इसी तरह डिवाइड का भी यही रूल है, आप करके डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड के लिए बैक स्लैश का वर्ड यूज़ होता है, बैक स्लैश करेंगे वो आपको डिवाइड कर देगा। अच्छा, अब 3 वैल्यूज़ को सम करने के लिए एक तो ऑप्शन ये थी कि मैंने 3 दफ़ा उनको सेलेक्ट किया और बीच में प्लस का साइन डाला तो वो सम हो गया। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं सम का फॉर्मूला लिख दूँ। मैंने सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की और मैंने इन 3 को सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट बंद की, तो ये इन तीनों का सम आ गया। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, करना था इसके साथ, तो मेरे पास ये वैल्यू आनी थी, और अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ऊपर वाला सम ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी जो ऊपर बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका है, एक और तरीका है। एक तो सिंपल ये था, ये मैंने ऊपर वाले को इस तरह मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, इससे पहले लगा दूंगा एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट आई सम वाली, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, दूसरी प्रोडक्ट है मेरी ये वाली इसके साथ, तो ये इस तरह भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम मल्टीपल चीज़ों को अगर आपने करना है, आपने सेल रेफरेंसेस के साथ, तो आप प्रोडक्ट का भी, लेकिन ये हर जो सिलेक्ट आप सिलेक्ट करते जाएंगे सेल, उनको मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास अभी ये नीचे जो डाटा मैं सबका टोटल करना चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं सम लिखता हूँ। सम लिखने के बाद मैं पूरा नीचे डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये मेरा इस नीचे जितना डाटा था उसका सम आ गया। ठीक है, यही कॉपी मैंने करके साथ वाले कॉलम में पेस्ट किया तो उसका भी सम आ गया। ये पीकेआर अमाउंट का सम आ गया, ये ओरिजिनल अमाउंट का सम आ गया। अच्छा, अब मैं किसी वजह से काम कर रहा हूँ और मैंने जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है एक बैंक अकाउंट जो कि है ये वाला। अब ये सिलेक्टेड डाटा है, मैं चाहता हूँ कि इस सिलेक्टेड डाटे का सम नज़र आए मुझे। ये जो सम नज़र आ रहा है ये टोटल का सम नज़र आ रहा है, चाहे वो मुझे इस वक्त शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हाइड हुए हैं तो उसका भी सम नज़र आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिलेक्टेड का सिर्फ सम नज़र आए। ये है टोटल और मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड टोटल। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल लगाऊंगा, टैप करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगी कि मैं जो अभी करने जा रहा हूँ टोटल लगाना है, क्या मैंने वो एवरेज लगाना है, काउंट लगाना है, काउंट ए लगाना है, मैक्स मेन कुछ लगाना है। सम के लिए 9 है या ये लगाना है। मैंने सम के लिए 9 दबाया, कॉमा लगाया। अब वो सम कर रहा है और किस एरिया का कर रहा है मैंने अब वो सिलेक्ट करना है। तो मैं नीचे वाला सारा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे ये इसका सम लग जाएगा, सब टोटल कर। ठीक है जी। यहाँ पे सब टोटल लगाते हुए यूजली जब फिल्टर के बाद अगर सब टोटल लगाएं तो एक गलती लोग कर जाते हैं। वो गलती ये होती है कि जब मैंने अभी जब टोटल लगाया तो इस वक्त जो मेरा सम लगा है वो D475 से लगा। पहली जो वैल्यू आई है ना वो D475 को शो ही वही हो रही थी। अभी मैं अगर अपना डाटा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला अकाउंट देखना है, तो वो डाटा तो चेंज हो गया, सम उसके मुताबिक नहीं आएगा क्योंकि डाटा शुरू हो रहा है 28 से, जबकि मेरा सम शुरू हो रहा है 475 से।
ठीक है। तो प्रेफरेबली अगर तो सेम रेंज है तो आपको जो सम में आपने डाटा रेंज दी थी ना, आपको वही रेंज उठानी चाहिए। वो मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास अब ये सही सम नज़र आएगा। अब मैं कोई भी फ़िल्टर लगाता जाऊँगा तो मेरी टोटल रेंज सिलेक्टेड है, क्योंकि वेंडर जो ये ऊपर हेडिंग आ रही है वो 7 नंबर में आ रही है, 8वें से पहले वैल्यू शुरू हो रही है। वो 8वें से लेके 727 जो कि आखिरी वैल्यू तक है वो सिलेक्शन हो गई है। तो ये प्रॉपर सिलेक्शन करना ज़रूरी है। इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जो शो हो रहे हैं सिर्फ उसका सब टोटल नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं 7 वाले में भी देख लेता हूँ तो उसमें भी उसी के नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो सब टोटल भी आपको समझ आ गया। मुझे अगर इसका एवरेज लगाना है तो मैं, एक तो ऑप्शन ये थी कि मैंने कहा जी सिलेक्ट करके आपको बॉटम में नज़र आ जाएगा। दूसरा, मैं यहाँ से रेंज सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे इसका एवरेज दिखा दे, तो मुझे इसका एवरेज भी दिखा देगा। अब ये फिर वही, क्योंकि फ़िल्टर लगा हुआ था, डाटा सिलेक्टेड था, अगर मुझे सिर्फ इसका सिलेक्टेड का इस इधर का मैंने फ़िल्टर लगाऊंगा तो सिर्फ जितना सिलेक्टेड पोर्शन था उस रेंज को वो पकड़ेगा। खाली एवरेज लगाया मैंने तो ये इस पूरी रेंज को पकड़ के इसका वो मुझे एवरेज बता रहा है। अगर मैं सिलेक्टेड का एवरेज देखना चाहता हूँ तो मुझे सब टोटल ही यूज़ करना पड़ेगा। सब टोटल के अंदर एवरेज का नंबर 1 है, तो मैं 1 लगा के जब ये सिलेक्ट करूँगा इस रेंज से इस रेंज तक, बल्कि इसके नीचे तक ही कर देता हूँ, तो ये मुझे पूरे डाटा रेंज की जो है ना वो सिलेक्शन बताएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं डाटा काउंट करना चाहता हूँ कि मेरा काउंट कितना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काउंट लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट। काउंट के बाद मैं ये सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसने मुझे बताया जी 560 एंट्रीज़ है। ये 560 एंट्रीज़ उसने यहाँ से लेके 28 नंबर से लेके कॉलम जो उसका रो 28 थे 587 तक दिखाई है, क्योंकि मैंने डाटा रेंज ही वो दी है। चाहे वो इस वक्त शो हो रही है या नहीं हो रही, शो कितनी हो रही है इस वक्त, अगर मैं सेलेक्ट करूँ इसको तो मेरे पास इस वक्त जो काउंट नज़र आ रहा है वो 460 आ रहा है। नीचे जो शो हो रही है ना वो 460 ही हो रही है, लेकिन उसने मुझे काउंट दिखाया है 560। वो जो 100 बीच में छुपी हुई है ना, इसने उसको भी काउंट किया। ठीक है, तो ये डेट रेंज, ये रेंज भी मैं सही कर लेता हूँ। मैं इसको करता हूँ D8 से लेके 727 तक, तो ये टोटल 720 एंट्रीज है। ठीक है, काउंटर। हाँ, अगर मैंने सिर्फ वो वाली शो करनी है जो कि सामने शो हो रही है, वही सब टोटल के अंदर भी काउंट आ रहा है। आप काउंट लगा के जब आप सिलेक्ट करेंगे, मैं कहता हूँ D8:D727, तो ये 460 इस वक्त शो हो रही है, 460 आ गई। अगर फ़िल्टर के अंदर शो वाला करना है तो आपने सब टोटल लगाना है, अदरवाइज़ हर किसी के अपने अपने फार्मूले हमने वो यूज़ करने हैं। अच्छा, अब काउंट का फार्मूला जो है वो न्यूमेरिक को काउंट करता है। अगर मुझे किसी वजह से काउंट लगाना है और वहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है उस डाटे में, तो मुझे क्या करना है, मुझे काउंट ए लगाना है। काउंट ए जो है ना, जब मैं वो सिलेक्ट करूँगा तो वो, जैसे मैं करता हूँ A8 से A727, तो मुझे वो 720 उसने वैल्यू दिखा दी कि 720 है, तो ये काउंट करेगा। अगर मैं सिंपल काउंट लगाऊंगा यहाँ पे तो वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो 0 दिखाएगा, क्योंकि वो न्यूमेरिक को काउंट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास ये डाटा है और डाटा में ना मेरे पास कहीं ऐसा आया कि कुछ में स्पेसिस आ रही हैं, मैं कहता हूँ कि जी इसमें भी मल्टी स्पेसिस किसी वजह से भी आ गई हैं। मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ कि मल्टी स्पेसिस ना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्रिम का फार्मूला यूज़ करूँगा। ट्रिम के बाद मैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसको नीचे तक सेलेक्ट करके करता हूँ। तो अब आप देखेगा कि अब उसने यहाँ पे मेकर के साथ से पहले दो तीन स्पेसिस आ रही थी, यहाँ पे गैप ज़्यादा है मेकर से पहले, और यहाँ पे आके उसने गैप ठीक कर दिया, सिंगल स्पेस कर दिया, तो वो ट्रिम कर देता है, वो डाटे को ठीक कर लेता है। काउंट ए में दोनों कर लेता है।
अल्फान्यूमेरिक। अच्छा जी, ये हो गया। अगर मुझे इस डाटे में मैक्सिमम वैल्यू उठानी है तो मैं मैक्स का फॉर्मूला लगा लूँगा। मैं कहता हूँ जी मुझे मैक्स यहाँ से यहाँ तक इसमें मैक्स वैल्यू दिखा दे, तो उसने मुझे मैक्स दिखा दी है। इसी तरह मुझे मिनिमम देखनी है तो मैं मिनिमम का फॉर्मूला लगा दूँगा, उसमें पहले मिन लिख दूँगा तो मुझे मिनिमम भी दिखा देगा। तो कुछ जगहों पे ये यूज़ करना होता है अपने डाटे में कि मैक्सिमम वैल्यू भी दिखाए, मिनिमम भी दिखाए, एवरेज भी दिखाए, टोटल ये दिखाए। तो आप डिफरेंट फार्मूलाज हर कॉलम में लगा के वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये जो नाम लिखे हुए हैं या मुझे ये जो आगे साइट कोड लिखे हुए हैं, मुझे इनकी लेंथ चाहिए कि कितने करैक्टर यूज़ हुए हैं। तो मैं इसकी प्लस लगा के LEN लेंथ का फॉर्मूला है, मैं वो लगाऊंगा। तो उसने बताया जी इसमें 6 है करैक्टर्स, इनमें 6 हैं, इन सब में यहाँ पे आके 11 हैं, यहाँ 14 हैं, ये 7 हैं। तो आप लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये एवरेज निकाली थी। एवरेज निकालने के बाद इसने इसको पॉइंटों में वैल्यू शो की थी 574, 188.50। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो फिगर आए ना, ये राउंडेड फिगर आए। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं किसी और जगह पे जाके इसको राउंड का फॉर्मूला लगा दूँ। मैं कहूँ जी इसको राउंड करे और राउंड टू 0 कर दे, कि 0 डिजिट तक राउंड कर दे। तो उसने इसको राउंड कर दिया, राउंड टू 0 कर दिया। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जी राउंड अप कर दें, तो मैं राउंड अप का फॉर्मूला लगा दूँगा। तो वो राउंड अप टू 0 वैल्यू, तो उसको 189 कर दिया उसने एंड में, राउंड अप कर दिया। और राउंड डाउन लगाऊंगा तो वो हमेशा डाउन ही रखेगा। राउंड रखूँगा तो वो 51 पे जाकर उसको राउंड अप कर देगा, अदरवाइज़ राउंड डाउन रखेगा। ठीक है। तो आप ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला भी लग जाता है। जैसे ही एवरेज लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि जी मैं एक ही सेल में एवरेज हो और उसी में राउंड भी हो जाए, तो मैं इससे पहले राउंड लिख दूँगा, राउंड के बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दूँगा या टैब दबा दूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट उसकी ऐड कर देगा। इसके अंदर सब टोटल लगाने के बाद अगला मैं उसको बताऊँगा कि जी 0 राउंड कर दे, यानी कि आगे डेसिमल 0 कर दे, और ब्रैकेट बंद कर दूँगा, तो इसी के अंदर वो राउंड भी कर देगा। तो मल्टीपल फार्मूलाज भी आप लगा सकते हैं एक ही सेल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरे पास जो लेफ़्ट साइड पे डाटा है, मैं ये चाहता हूँ कि ना ये कुछ कैप्स में लिखे हुए हैं, कुछ प्रॉपर में लिखे हुए हैं, कुछ स्मॉल में लिखे हुए हैं। कैप्स तो सबको ही पता है कि अपर केस को हम यूजली कैप्स कहते हैं, कि अपर केस में लिखा हुआ है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं। स्मॉल सारे स्मॉल लेटर्स हैं। और प्रॉपर ये होता है कि आपका पहला डिजिट कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। ठीक है। तो मैंने ये करना है कि मैं सबको एक तरह का करना चाह रहा हूँ, मैं सबको कैपिटल करना चाहता हूँ। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है कि मैं इज इक्वल टू अपर, और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसने सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तरह का डाटा हो गया मेरा। सर वर्ड के अंदर होता है ये एक ही जो ये डाटा था, यही ऑटोमेटिकली ऑप्शन होती है वो कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल में या स्मॉल में? नहीं, यहाँ फार्मूले के थ्रू होता है। एक्सेल में काम फार्मूले से होता है। आई मीन कि यहाँ पर इसी सेल के अंदर नहीं चेंजेस होते, नहीं, अलग करना ऑप्शन तो वेरिएबल है ना, वही बात कर रहे हैं। सारी ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, वहाँ पे ना ये फ़ॉन्ट के अंदर आ रही होती है ऑप्शन, जी यस। इसमें फ़ॉन्ट में नहीं आ रही होती, इसके फ़ॉन्ट में वो नहीं है। यहाँ फार्मूला बेस होती है। इसमें हेल्प का ऑप्शन मौजूद है? F1 हेल्प तो हर जगह ही है भाई, F1 दबाएं। तो मुझे जैसे राउंड का आपने बताया, जी जी राउंड का, और मुझे नहीं पता कि उसका फॉर्मूला क्या है, तो फिर मैं वहाँ जाके लिखूँगा लाइक मैटलैब है। हाँ, अगर आप वो वाली हेल्प कह रहे हैं तो वो भी हेल्प जो है ना वो अक्सर इंटरनेट पे ले जाता है, तो इट्स बेटर कि आप गूगल पे लिख लें, आपको वो फॉर्मूला बता देगा। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है। वो गूगल आपको खुद आप वहाँ पे नरेशन लिखेंगे जी मैं इसको राउंड करना चाह रहा हूँ तो मुझे फार्मूला बता दे, वो आपको बता देगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये मैंने अपर किया, मैं इसको प्रॉपर करता हूँ, प्रॉपर, तो ये मेरा प्रॉपर में उसने कन्वर्ट कर दिया सबको। ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसको लोअर करता हूँ तो लोअर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अच्छा, मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मैं ये चाहता हूँ
कि ये जो वैल्यू आई हुई है ना, ये डिवाइडेड बाय इस वैल्यू के हो और ये डिवाइडेड बाय इस वैल्यू के हो, तो अब ये बन गया 28.8। मुझे ये पता चल जाए कि इतने पीछे ये एक वैल्यू है जो कि रिमेनिंग रह गई है, जो कि डिवाइड नहीं हो सकी। ये जो 0.8 है ना, ये क्या है, ये नहीं पता चल रहा। क्या ये 10 है, 11 है, 12 है, 20 है, ये मुझे नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, अगर आपको वो चाहिए तो मॉड का फार्मूला होता है। आप मॉड करेंगे, आप कहेंगे कि जी ये नंबर और इसको डिवाइड करना मैंने इससे करेंगे तो वो बता रहा है जी 20 पीछे बच जाएगा। डिवाइड होने के बाद एंड में जो बच रहा है ना वो 20 है। डिवाइड जो हो रहा है वो तो 28 है ना, 28 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो तो पूरी फिगर बन रही है। पीछे ये जो 0.8 है ना, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 20 है। तो ये अच्छा, मुझे अगर कोई दो चीज़ें इकट्ठी करनी है और मैं हम उसे कहते हैं कनकैटिनेट, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ये नाम है, नाम के साथ उसके साथ जो उसकी साइट आ रही है ना वो भी ऐड होके आए, और ऐड होने के बाद ऐड होने के बीच में डैश का साइन आ जाए। तो मैं पहला सेलेक्ट करूँगा, एंड सेलेक्ट करूँगा, कॉलन स्पेस डैश स्पेस कॉलन लिया, ये जो डबल कोटेड है सर, कॉलन नहीं है डबल कोटेड, एंड लगाया और मैंने अगला सेल सेलेक्ट कर लिया। अब इसने पहला सेल पकड़ा एंड वो जो मैंने बीच में स्पेस दी थी ना, स्पेस डैश स्पेस, वो पकड़ी, और अगला जो मैंने सेल पकड़ा था वो उसने ऐड कर दिया, इसको कनकैटिनेट कर दिया। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये एंड लगा के करूँ, दूसरा इसका फॉर्मूला भी है कनकैटिनेट का। कनकैटिनेट मैंने कहा जी ये पहला सेल, उसके बाद कॉमा लगाया, मैंने डबल कोटेड के अंदर स्पेस डैश स्पेस, फिर डबल कोटेड बंद कर दिया, कॉमा लगाया कि एक वो वैल्यू पकड़े, एक वैल्यू ये पकड़े, और फिर अगली ये वाली वैल्यू पकड़े। मैंने कनकैटिनेट कर दिया तो वो इस तरह भी कर देगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपस में कनकैटिनेट भी हो जाता है। कई जगहों पे हमारे पास ये होता है कि पहली वैल्यू पे हम जब आगे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे वी लुकअप लगा रहे हैं और चीज़ें लगा रहे हैं, तो वो उसको वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं, पता नहीं चल रहा। तो हम दो वैल्यूज़ को जब इकट्ठा कर देंगे, जैसे मैं वेंडर नेम को उसकी जो डॉक्यूमेंट नंबर है उसके साथ कनकैटिनेट कर दूंगा, तो होपफुली वो ऐसा यूनिक नंबर आगे नहीं होगा, यानी कि एक ही होगा वो मल्टीपल, वरना नंबर वेंडर के नेम तो वहाँ पे मल्टीपल आ रहे होंगे, लेकिन वेंडर नेम प्लस डॉक्यूमेंट नंबर वो यूनिक हो जाएगा। तो मैं कनकैटिनेट करके पहले वो बना दूंगा डाटे में, अगले डाटे में भी वो बनाऊंगा, और आपस में वी लुकअप लगा दूंगा, तो वो डाटा मेरे पास एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें कुछ, टुडे का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, तो आज की डेट आ जाएगी, टुडे आ जाएगा। ठीक है, नाउ डेट और टाइम दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास अब ये ऊपर डाटा है, मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ, मंथ निकालना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ मंथ और ऊपर सेलेक्ट करता हूँ डाटा, उसमें से वो बता देगा 8वां महीना है, मंथ निकाल दिया उसने। मैं इसमें से डे निकालना चाह रहा हूँ उस डेट में से, तो मैं ऊपर वाला डाटा सेलेक्ट करता हूँ, उसने कहा 17 जो 17th डे है। मैं ईयर निकालना चाहता हूँ, ईयर ऊपर वाला डाटा सेट किया तो उसने 2023 बता दिया। अच्छा, मैं इस महीने की आखिरी तारीख देखना चाहता हूँ, जो इस डेट है इसकी आखिरी तारीख, तो मैं क्या करता हूँ, एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ, ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ 0 इसी महीने की, और इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, इसका फॉर्मेट मैं कर देता हूँ डेट। वहाँ पे पहले फॉर्मेट हुआ था जनरल, मैं इस डेट फॉर्मेट को मैंने सेलेक्ट किया, ये वाला मुझे पसंद है, तो उसने इस महीने की आखिरी डेट यानी 31 अगस्त कर दी। अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में 0 की बजाय लिखा होता है कि इसकी 3 महीने बाद वाली डेट, उसका आखिरी दिन कर दे, तो उसने 3 महीने बाद नवंबर बनता है, उसकी 30 नवंबर कर दी है। आप ये भी कर सकते हैं। इस डेट में मैं ये कहता हूँ, इस डेट में 30 दिन ऐड कर दे, तो वो 30 दिन ऐड करके उसने 16 सितंबर बना दिया, क्योंकि 31 का महीना है, तो वो 17 सितंबर नहीं बना, वो बना 16 सितंबर, तो 16 सितंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, क्विकली बस आखिरी एक टॉपिक रह गया जो अभी हम करना चाह रहे हैं। सर जो टोटल वर्किंग डेज है एक मंथ के अंदर, संडेज को निकाल के कैलकुलेट करते हैं, संडेज को निकाल के वर्किंग डेज है ना, मतलब अगर एक 30 के मंथ में वर्किंग
प्लेसेस आते हैं उसके लिए यार इतना इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्किंग डेज़ अगर आपने निकालने तो आप कुछ कंपनीज में सैटरडे संडे ऑफ होता है, कुछ कंपनीज में सैटरडे ऑन होता है, प्लस आपकी गजेटेड हॉलीडेज़ आ जाती हैं। तो एज सच एक्सेल में कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अच्छा जी, मैं एक काम बस आखिरी रह गया, मैंने PKR में दोबारा एक्सचेंज रेट जो है ना वो कर दिया ख़त्म। ठीक है जी, मैंने कहा जी ख़त्म हो गया, और अब कुछ में वैल्यूज़ आ रही है, कुछ में वैल्यूज़ नहीं आ रही। मैं आगे यहाँ पे जो है ना वो टोटल लगाना चाह रहा हूँ, यहीं पे लगा लेते हैं वही वाला जो PKR टोटल जिस तरह था, PKR अमाउंट थी। मैंने कहा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस ओरिजिनल अमाउंट। जब मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही तो ज़ीरो हो जाता है। मुझे ये चाहिए कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऐसा हो कि अगर वैल्यू नहीं है तो 1 आ जाए, अदरवाइज़ यही वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक और कॉलम में इफ़ की कंडीशन लगाई। मैंने कहा जी ये जो है इस ब्लैंक, मैंने एक और छोटा फॉर्मूला यूज़ किया। मैंने कहा जी अगर ये ब्लैंक है, अगर मैं इस ब्लैंक यूज़ करता हूँ ना खाली इस ब्लैंक, तो उसमें वो मुझे बताता है फॉल्स, कि यहाँ पे नहीं, फॉल्स नहीं है, और यहाँ पे वो कहता है ट्रू कि हाँ ये ब्लैंक है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले लगाया इफ़ में मैंने कंडीशन लगाई कि ये ब्लैंक, अगर ब्लैंक है तो ट्रू, अगर है तो क्या करे, अगर ब्लैंक है तो क्या करे, नहीं तो इसको ही ओरिजिनल अमाउंट को ही शो करे, या मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा उसको। अदरवाइज़ वो क्या करे, अगर फॉल्स है तो इसको मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट कर दे। तो उसने मुझे ये मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब मैं जब इसको नीचे पेस्ट करूँगा तो उसने इधर भी मुझे वैल्यू दिखाने की शुरू कर दी, हालांकि यहाँ पे वैल्यू नहीं थी। तो इफ़ का फॉर्मूला सिंपल है। इफ़ में पहले कंडीशन है, जैसे मैं अगर ये कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे वैल्यू दिखा दे इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन, ये वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर है, 1 2 3 1 2 लाख से ऊपर है तो मुझे ये वैल्यू दिखाए। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ जी 2 मैंने वो डाल दिए ऊपर वाले कॉमे, और मैं कहता हूँ जी खाली दिखा दे। इसका मतलब है खाली एम्प्टी इसके अंदर। ठीक है, तो मुझे उसने खाली दिखा दिया, और यहाँ पे आके उसने दिखाई कि जी ये लाख से ऊपर वाली वैल्यूज़ है। तो इफ़ पे बात पहले कंडीशन के बाद अगर ट्रू कंडीशन है तो वो दिखाएंगे, और आगे फॉल्स कंडीशन है तो वो दिखाएंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो हमने देखे। हमने फ़िल्टर देख लिया, पिवट देख लिया। मेरे ख्याल में यहीं पे फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।